ऑलराइट स्टूडेंट्स, हम इस क्लास में कार्डियोवास्कुलर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का रिवीजन करेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, मेरी वीडियोस को बाद में देखना है। पहले जो मैं क्लास में आपके पीपीटी मैंने सेंड किया है, वो पीपीटी आपको पहले देखना है। उसके नोट्स अपनी नोटबुक में मैंडेटरी है, नोट्स बिल्कुल ही बनाने हैं। कल को अगर आपको कोई इवैल्यूएशन होता है, कोई आपका चेक करता है, नोट्स आपके होने चाहिए जो भी टॉपिक आपको कवर किए जा रहे हैं। तो जो मैं टॉपिक कवर करूँगा वो टॉपिक का पहले आपको नोट्स लिखना है अपनी कॉपी में, और फिर उसके बाद में उसकी वीडियो देखनी है और नोट्स के साथ मैच करते जाना है। और क्या क्या चीज़ें आपको समझ में आई हैं, नहीं समझ में आई हैं, अगर कोई डाउट होता है तो आप उसे मुझे पर्सनली मैसेज करके उस डाउट को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, मेरा नंबर ग्रुप में आपको मिल जाएगा। चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस अगर डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन कहती है इट मींस चेस्ट पेन अकरिंग ड्यू टू मायोकार्डियल इस्चीमिया, डिक्रीज्ड ब्लड सप्लाई दैट लीड्स टू डिक्रीज्ड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई। ठीक है, डेफिनेशन कहती है, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। पहली बात तो ये कोई तरह की डिजीज़ कंडीशन नहीं है, ये एक तरह का साइन है। ठीक है, जब भी हमारे हार्ट की मस्कुलर लेयर में किसी भी तरह का स्चीमिया होता है, डिक्रीज्ड हो जाती है उसकी ब्लड सप्लाई, ठीक, यानी कि उसको क्या नहीं मिल रहा है, दो चीज़ें नहीं मिल रही हैं, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, जितने भी सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इनकी ज़रूरत है। तो हमने पहले से पढ़ रखा है, ठीक है, कि कोई भी सेल है तो उस सेल को वर्क करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो हार्ट की जो सेल्स हैं, मायोकार्डियल सेल्स, आपने सुना होगा मायोकार्डियम लेयर, पेरिकार्डियम लेयर, एंडोकार्डियम लेयर। तो जो मायोकार्डियम लेयर है, इसका मेन फंक्शन है कि ये हार्ट के कंट्रैक्शंस के लिए जिम्मेदार होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। तो इसलिए इस मसल्स पे अगर किसी भी तरह की डिक्रीज्ड ब्लड सप्लाई होती है तो हमारे चेस्ट में एक तरह का पेन होता है। उस पर्टिकुलर टाइप के पेन को, चेस्ट पेन को हम बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर हुआ। मैं रिपीट कर बता देता हूँ कि एक तरह का चेस्ट पेन है जो क्यों होता है, जब कभी भी हमारी हार्ट की मायोकार्डियल इस्चीमिया हो जाती है, यानी कि उसकी ब्लड सप्लाई में कमी हो जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, तो सेल फंक्शन नहीं करेगी। और सेल फंक्शन नहीं करेगी तो हार्ट की मसल्स भी फंक्शन नहीं करेंगी, और पेशेंट में क्या जनरेट होगा, एक तरह का स्पेशल टाइप का पेन जनरेट होगा। उस पेन को ही हम क्या बोलते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस। ठीक है, अगर इसके ट्रीटमेंट गोल की बात करें तो 3 क्लासिकल ट्रीटमेंट गोल है हमारे पास। सबसे पहला स्टॉप चेस्ट पेन, सबसे पहली प्रायोरिटी होगी हमारी कि पहले पेन को रिलीव किया जाए पेशेंट को। जब पेन रिलीव हो जाएगा तो बाकी चीज़ों पे हम डिमांड देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा ट्रीटमेंट गोल है मेंटेन बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई, दो चीज़ों की बात हो रही है यहाँ पे। एक तो हार्ट की जो सेल्स हैं उसके ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई, जो डिमांड है वो क्या होनी, फुलफिल होनी चाहिए। दूसरा, हार्ट में ही प्रॉब्लम आ रही है तो आप एक बात सोचो कि अगर हार्ट में ही प्रॉब्लम आ रही है, हार्ट कंट्रैक्ट नहीं कर रहा है, ब्लड पंप नहीं कर रहा है, तो हार्ट क्या करता है, ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। और बॉडी में बहुत तरह के क्या क्या हैं हमारे पास, वाइटल ऑर्गन्स हैं। उन वाइटल ऑर्गन्स को डिमांड होती है किस चीज़ की, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन कौन लेके जाता है, ब्लड लेके जाता है। तो ब्लड ही नहीं लेके जाएगा, हार्ट फंक्शन ही नहीं करेगा, तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, वाइटल ऑर्गन्स फेलियर होने लगेंगी। तो इसलिए हमें दूसरे गोल में ये देखना है कि कैसे भी करके हार्ट को फंक्शन कराना है, और जिससे कि जो डिमांड और सप्लाई हो रही है ऑक्सीजन की, पूरी बॉडी के वाइटल और इम्पॉर्टेंट ऑर्गन जैसे किडनी हो गई, ब्रेन हो गया, लंग्स हो गया, उनको मिल सके और वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर सकें, जिससे कि में फर्दर कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। और लास्ट वही हमारा गोल होगा, प्रिवेंट फर्दर अटैक और कॉम्प्लिकेशन। और ऐसी सिचुएशन अगर हम मैनेज कर लेते हैं तो हमें किसी भी तरह के फर्दर अटैक और कॉम्प्लिकेशन से पेशेंट को बचा लेना है। तो ये हमारे क्या हैं, ट्रीटमेंट गोल हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसके कॉजेज़ की, कॉजेज़ में मेनली देखो, वैसे तो बहुत तरह के रिस्क फैक्टर्स हैं, बहुत तरह के और सेकेंडरी कॉजेज़ हैं, लेकिन जो मेन और एग्ज़ाम व्यू से इम्पॉर्टेंट कॉजेज़ हैं वो यही 4 हैं। सबसे पहला है आपकी कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, जिसे हम
एथेरोस्क्लेरोसिस के नाम से भी जानते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, इस कंसेप्ट को समझो। आगे मैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ भी आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में आपको मैं बताऊँगा कि किस तरह से जो हमारी कोरोनरी आर्टरीज़ हैं उनमें फ़ैट डिपोजिशन होता है, और फैट डिपोजिशन होने की वजह से जो आर्टरी है वो आर्टरी क्या हो जाती है, फैट डिपोजिशन की वजह से ब्लॉक होने लगती है। और ब्लॉक होगी तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है कि ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी या कम हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होने लगेगा, पेशेंट में जो हार्ट की लेयर्स हैं उनमें ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी। अगर आपको अच्छे से हार्ट की एनाटॉमी पता है तो आपको पता होना चाहिए कि हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई कौन देता है, कोरोनरी आर्टरीज देती हैं। ठीक है, जैसे अयोर्टा से ब्लड निकलेगा लेफ्ट वेंट्रिकल से, अयोर्टा में, अयोर्टा के पास ही एक ओपनिंग होती है कोरोनरी आर्टरी की सबसे पहली, और उसी से क्या हो जाएगा, जो ब्लड है वो किसको आ जाएगा, हार्ट की मसल्स को आ जाएगी। और जब वही ब्लॉक होगी तो आपको क्या पता है, ब्लड आएगा मायोकार्डियम लेयर में, नहीं आएगा, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एथेरोस्क्लेरोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें फैट डिपोजिशन हो जाता है आर्टरीज़ में। कौन सी आर्टरीज़ में, कोरोनरी आर्टरी में, जिसकी वजह से जो हमारी आर्टरी है वो क्या हो जाती है, नैरो हो जाती है, पतली हो जाती है, या फिर कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से हार्ट को सप्लाई नहीं मिलती है और फिर चेस्ट पेन होता है। दूसरी कंडीशन है वैसोस्पाज्म। वैसोस्पाज्म समझो कंडीशन, ठीक है। वैसो डायलेशन, वैसोस्पाज्म, दो चीज़ समझना है आपको, ठीक है। कि जब कभी कोई पानी का पाइप आपने देखा है, पानी के पाइप में बहुत ज़्यादा टाइट हो जाए वो पाइप कैसे भी करके, वो कंडीशन क्या होगी, आपकी स्पाज्म कंडीशन होगी, ठीक है। यानी कि बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है किसके ऊपर, आपके पानी के पाइप के ऊपर। और डायलेशन यानी कि बहुत ढीला हो चुका है पूरी तरह से और पूरी पाइप ओपन हो चुकी है, ठीक। तो वो कंडीशन क्या हो जाती है, वैसो डायलेशन हो जाती है। तो यहाँ पे आप ब्लड वेसल को उसी एग्जांपल से मैच कर लो। जब कोई आर्टरी है, कोई वेन है, वो बहुत ज़्यादा कंस्ट्रिक्ट हो गई है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा टाइट हो गई है, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि जो हाई अमाउंट ऑफ ब्लड सप्लाई हो रही है हार्ट को, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जिसकी वजह से क्या होगा, हार्ट को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलने वाली है। या फिर डिमांड इज़ मोर देन सप्लाई, ठीक। तीसरा कॉज बता रहा है कि डिमांड इज़ मोर देन सप्लाई, जितनी सप्लाई हमारी बॉडी में जा रही है उससे ज़्यादा की डिमांड हो रही है। अब एक बात बताओ, कोई इंसान की हमारे पास खाने की चीज़ें 10 रोटी ही हमारे पास है और हमारे पास इंसान है 4, अब 4 के चारों लोग 20 रोटी की डिमांड कर रहे हैं, तो क्या पूरी कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। तो ऐसे ही है, हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे वाइटल ऑर्गन्स हैं, अब वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव डिमांड करने लगते हैं ब्लड सप्लाई की, तो हार्ट में बहुत कम ब्लड पहुंचता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हार्ट की फंक्शनिंग कम हो जाती है। और लास्ट मैंने अभी अभी आपको डेफिनेशन में एक्सप्लेन किया था, मायोकार्डियल इस्चीमिया। इस्चीमिया मतलब डिक्रीज्ड ब्लड सप्लाई, किसको, मायोकार्डियल टिश्यू को, मायोकार्डियल सेल को, जिसकी वजह से क्या होगा, चेस्ट पेन जनरेट होगा, बनेगा। ठीक है, कॉजेज क्लियर हो गए। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, क्योंकि इसके बेस पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। चलो मान लो अभी आप लोगों के एग्ज़ाम्स जीएनएम के एग्ज़ाम्स हैं तो नहीं है, लेकिन जो गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स हो गए ना, इनमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इंपॉर्टेंट, तो याद रखना। मैंने हाईलाइट भी कर दिया है वैसे। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में सबसे पहली बात तो मेन चीज़ यही है, आपकी चेस्ट पेन होगा पेशेंट को, ठीक। कैसे टाइप का चेस्ट पेन होगा, माइल्ड टू मॉडरेट होगा, यानी कि बहुत कम से थोड़ा हाई चेस्ट पेन हो सकता है। कई बार पेशेंट को पता भी नहीं होता है कि उसको एंजाइना पेक्टोरिस हो रहा है, उसको ऐसे लगेगा जैसे गैस बनी हुई है, इसकी वजह से पेन हो रहा है चेस्ट, या कुछ हैवी लिफ्टिंग कर दी है इसकी वजह से हो रहा है, तो माइल्ड टू मॉडरेट हो सकता है। या फिर एक्यूट और स्लो हो सकता है, बहुत फास्ट पेन हो सकता है किसी को, एक्यूट मतलब सडन, ठीक है, या स्लो, धीरे 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 पेन हो रहा है पेशेंट को। अब अगर नेचर ऑफ पेन की बात करें कि पेन का नेचर कैसा है, तो क्रशिंग एंड स्क्वीजिंग पेन होगा, ठीक है। किसी चीज़ को आप क्रश करते हो ना, बहुत प्रेशर डाल के, तो पेन होता है, मतलब वो चीज़ बहुत प्रेशर में जाती है। तो उसी तरह का पेशेंट को क्या लगेगा कि उसके हार्ट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है,
और उसे बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन होगा, कैसा, जैसे कोई वजन वाली चीज़ उस पे चेस्ट पे रख दी गई है, ठीक है। और स्क्वीजिंग पेन होगा, यानी कि बिल्कुल स्क्वीज़, समझ रहे हो, टाइट तरह से उसके हार्ट के ऊपर प्रेशर जनरेट होगा, ऐसे टाइप का पेन होगा। तो ये 2 वर्ड याद रखना, क्रशिंग एंड स्क्वीजिंग पेन। अब ये पेन जो होता है ये कहाँ कहाँ तक रेडिएट करता है, तो ये पेन जॉ तक जा सकता है, शोल्डर्स तक जा सकता है, नेक, आर्म एंड बैक तक जाएगा। कई बार होता है, तो हमें क्लासीफाई करना है कि एंजाइना पेक्टोरिस है या नहीं है, ठीक है। अगर गैस होगी, किसी को गैस की वजह से चेस्ट पेन हो रहा है, तो वो पेशेंट को सिर्फ चेस्ट में होगी प्रॉब्लम। लेकिन अगर किसी को एंजाइना पेक्टोरिस हो रहा है तो आपके जॉ, शोल्डर, नेक, आर्म और बैक, सब इन सब में भी पेन फील होगा। क्यों पेन फील होगा? क्योंकि जो, अगर आपने नर्वस सिस्टम पढ़ा होगा, तो नर्वस सिस्टम में क्या होती हैं, नर्व्स होती हैं। नर्व्स क्या करती हैं, मैसेज लेके जाती हैं, कहीं से एक जगह से मैसेज उठाएंगी, ब्रेन को ले जाएंगी, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, और वहाँ से मैसेज लाकर फिर यहाँ लेकर आएंगी, ठीक है। तो इस वजह से आपको क्या होता है, चीज़ों का पता चलता है। तो हमारी जो नर्व हैं, हार्ट की नर्व, और ये जितने भी ऊपर के एरियाज़ हैं, जॉ, शोल्डर, नेक, आर्म और बैक, इन सब की नर्व सप्लाई क्या है, सेम है, ठीक है। और एक ही तरह की नर्व सप्लाई होने की वजह से इन सब बॉडी पार्ट्स में पेन होता है, ठीक है। फिर पेन इंटेंसिटी कभी भी ब्रीदिंग से अफेक्टेड नहीं होती है। किसी पेशेंट को अगर ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है तो पेन इंटेंसिटी में कोई फ़र्क नहीं आने वाला, पेन की तीव्रता सेम बनी रहेगी, ठीक है। और मोर देन 5 मिनट का पेन होगा पेशेंट को, ठीक है। पेन रिड्यूस हो जाएगा 2 चीज़ों से, रेस्ट करने से और नाइट्रोग्लिसरीन नामक दवा लेने से। नाइट्रोग्लिसरीन बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, याद रखना। अगर कोई पूछता है आपको एंजाइना पेक्टोरिस में कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाती है, तो वो कौन सी है, नाइट्रोग्लिसरीन यूज की जाती है। और दूसरा क्लासिकल बात पूछी जाए कि अगर उससे पहले कुछ करना हो तो क्या करेंगे, पेशेंट को रेस्ट दिलाई जाएगी। तो चेस्ट पेन की मैंने आपको ये सारी बातें बताई हैं, ये आपको याद रखना है कि माइल्ड टू मॉडरेट होता है, एक्यूट और स्लो होता है, क्रशिंग एंड स्क्वीजिंग पेन होगा, जॉ, शोल्डर, नेक, आर्म्स और बैक को अफेक्ट करेगा, ब्रीदिंग से कोई अफेक्ट नहीं होता है, 5 मिनट से ज़्यादा रहेगा और नाइट्रोग्लिसरीन और रेस्ट से ठीक हो जाएगा। अब बात करते हैं इसमें और क्या क्लियर होंगे सिम्टम्स। पैल्पिटेशन होगा, पेशेंट को अपनी ही हार्ट बीट खुद को सुनाई देगी, इतनी तेज़ हार्ट बीट हो जाएगी कि अब हार्ट पे प्रेशर पड़ रहा है, हार्ट बहुत फोर्सफुली फंक्शन कर रहा है, जिसकी वजह से उसे खुद की पल्स खुद को सुनाई देती है। किसको, पेशेंट को टेकीकार्डिया हो सकता है। टेकीकार्डिया समझ रहे हो, हार्ट की फंक्शन स्पीड बढ़ जाती है, बीट्स पर मिनट, ठीक है। तो वो टेकीकार्डिया हो जाएगा पेशेंट को। डिस्निया होने लगेगा पेशेंट को, क्योंकि ऑक्सीजन सब जगह जा ही नहीं रहा है, लंग्स को भी नहीं जा रहा है, प्रॉपर लंग्स फंक्शन ही नहीं कर रहे हैं, तो पेशेंट को ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी भी होने वाली है। पैलर एंड कूल एक्सट्रीमिटीज़, ऑब्वियस सी बात है यार, अगर ब्लड सप्लाई हार्ट पूरी बॉडी में दे ही नहीं रहा है तो ब्लड पैरों तक तो आने के कोई जवाब ही नहीं बनता है। और क्या होगा पेशेंट को, अगर ब्लड नहीं आएगा तो फिर ब्लड सप्लाई ना होने की वजह से पैर पीले पड़ जाएंगे और ठंडी एक्सट्रीमिटीज़ पेशेंट की फील होगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें टाइप्स की, टाइप्स ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस में हमारे पास 4 मेन टाइप्स हैं बेटा जी। इनके चारों के अलग अलग जो नाम हैं वो ज़रूर याद रखने हैं, क्योंकि इन नाम को देकर कभी कभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। जीएनएम में भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको क्या करना है, ये याद रखना है। सबसे पहला टाइप है आपका स्टेबल एंजाइना, जिसे हम एक्सर्शन एंजाइना भी बोलते हैं। मैं आगे भी एक्सप्लेन करूँगा इनके बारे में कि ये क्या क्या होते हैं। फिर दूसरा है अनस्टेबल एंजाइना, जिसे हम प्री इन्फॉक्शन एंजाइना कहते हैं। और तीसरा है वेरिएंट एंजाइना, जिसे प्रिंज मेटल एंजाइना कहते हैं। और इंट्रैक्टेबल एंजाइना, जिसे हम क्रॉनिक एंजाइना भी कहते हैं। तो ये नाम ज़रूर याद रखना। अब हम एक एक करके इनको पढ़ते हैं, क्या है। पहला है स्टेबल एंजाइना। स्टेबल एंजाइना इसे हम ऑल्सो किस नाम से जानते हैं, अभी मैंने बताया था, एक्सर्शन एंजाइना। और ये कैसा होता है, प्रिडिक्टेबल एक्सर्शन होता है, यानी कि जब कभी पेशेंट को ऐसा चेस्ट पेन होने वाला होगा, कौन से टाइप का, स्टेबल टाइप का, तो पेशेंट को पता चलने लगेगा कि उसे अब चेस्ट पेन होने वाला है। कैसे पता चले, उसे रेस्टलेसनेस होने लगेगी, उसे नौजिया होने लगेगा, पेशेंट को घबराहट होने लगेगी, ऐसी चीज़ों से उसे प्रिडिक्ट हो जाएगा, इसीलिए हम इसे प्रेडिक्टेबल एक्सर्शन कहते हैं। और इस तरह के एंजाइना पेन को हम कैसे रिलीव कर सकते हैं, रेस्ट दे सकते हैं पेशेंट को नाइट्रोग्लिसरीन दे सकते हैं। कब, अगर पेशेंट का स्टेबल पैटर्न में पेन हो रहा है।
यानी कि पेशेंट को पता है कि पेन होने वाला है तो उस टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है आपका अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना मतलब कि इसमें आपको पता नहीं चलेगा, ये अचानक से हो जाता है। आल्सो नोन एज प्री इन्फॉक्शन एंजाइना, मायोकार्डियल इन्फॉक्शन से पहले होने वाले टाइप में। ठीक है, प्री इन्फॉक्शन एंजाइना। प्री इन्फॉक्शन एंजाइना कैसा होगा आपका, अनप्रिडिक्टेबल होगा, कभी भी आ सकता है। ठीक है, और सबसे खास बात, ये कभी भी रेस्ट और नाइट्रोग्लिसरीन के यूज से ट्रीट नहीं होगा। इसके लिए आपको अदर मैनेजमेंट करने पड़ेंगे, सर्जिकल इंटरवेंशंस तक जा सकते हैं हम। ठीक है, तो दो हो गए हमारे। नेक्स्ट है थर्ड, वेरिएंट एंजाइना। इससे आप स्टार मार्क कर लो, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। वेरिएंट एंजाइना को हम प्रिंज मेटल एंजाइना भी कहते हैं। ठीक है, और इसकी सबसे खास बात है, ये वैसोस्पाज्म होने की वजह से ही होता है। वैसोस्पाज्म भी मैंने आपको बताया था, ब्लड वेसल्स का कंस्ट्रिक्ट हो जाना बहुत टाइट, उसकी वजह से जो एंजाइना पेन होगा वो कैसा होगा, वेरिएंट एंजाइना होगा, जिससे का एक और नाम है प्रिंज मेटल एंजाइना। ठीक है, और ये सेम टाइम ऑफ द डे, ठीक है, उसी टाइम पे, जिस टाइम पे प्रॉब्लम होना होगा उसी दिन पेशेंट को पेन होगा। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है ईसीजी से रिलेटेड, इसके रिलेटेड कई बार पूछ लेता है, तो ईसीजी इंटरप्रिटेशन में आपको दिखना है कि एसटी सेगमेंट एलिवेशन दिखेगा आपको। ठीक है, PQRST आपने पढ़ा होगा ईसीजी में, PQ सॉरी PQRST। तो ये PQRST जो हैं आपके, ये नॉर्मल हैं, लेकिन जब आपका वेरिएंट एंजाइना वाला पेन होता है तो क्या होता है, ST सेगमेंट एलिवेशन हो जाता है। S कहाँ बन रहा है और T कहाँ बन रहा है। ठीक है, ये अब देखो यहाँ पे मैच करो दोनों, ये दोनों सेम नहीं है। यहाँ पे क्या है, स्ट्रेट लाइन है एक, उसके बाद में ये आगे गया है, बट यहाँ ये पहले ही ST सेगमेंट एलिवेट हो गया है। तो ये चीज़ आपको डायग्राम दोनों याद रखने हैं कि ST सेगमेंट एलिवेशन होता है। ठीक है, वेरिएंट एंजाइना में। और इसमें आपको एक और क्लासिकल बात याद करके रखनी है कि इसमें पेशेंट को हम एक ड्रग देते हैं, उस ड्रग को बोलते हैं हम वेरपामिल। ठीक है, वेरपामिल नाम की एक ड्रग यूज करते हैं हम इसमें, और उसी ड्रग से पेशेंट को ये रिलीव होता है। तो आपको अगर तीन चीज़ें याद नहीं हो रही हैं वेरिएंट एंजाइना में, तो आपको याद रखना है V फॉर वेरिएंट, वैसोस्पाज्म V, इससे आपको कॉज याद रहेगा, और वेरपामिल V आपसे, इससे आपको ड्रग का नाम याद रहेगा। ठीक है, तो वेरिएंट एंजाइना में हमारे पास क्या होगा, वेरपामिल नाम की ड्रग देने से ये रिलीव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हम इंट्रैक्टेबल एंजाइना, जिसे हम क्रॉनिक एंजाइना के नाम से भी जानते हैं, और ये किसी भी तरह के ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं करता है। यानी कि ये चेस्ट पेन होने के बाद पेशेंट को हार्ट में कॉम्प्लिकेशन होनी ही होनी है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें डायग्नोसिस की, तो सबसे पहले आपको पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्शन करना है, उसे डिटेल्स लेनी है कि वो कैसी कैसी डाइट ले रहा है, पहले कोई मेडिकल हिस्ट्री है उसकी, पहले कोई सर्जिकल हिस्ट्री है हार्ट से रिलेटेड, वो सब चीज़ें आपको पता लगानी। फिर फिजिकल एग्जामिनेशन करना है पेशेंट को। फिजिकल एग्जामिनेशन में स्पेशली आपको पता लगाना है पेन का। ठीक है, पेन का पेशेंट को देखना है कि पेन को पेशेंट का कहाँ हो रहा है, हार्ट में है तो जॉ, शोल्डर, नेक तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वो सब करना है। लेकिन सबसे पहली और क्लासिकल बात है, जब पेशेंट आपके पास आएगा तो आपको ECG, 12 लीड ECG इमीडिएटली 10 मिनट के अंदर पेशेंट की कर देनी है। ठीक है, ECG में आपको पेशेंट का पता चल जाएगा कि क्या क्या एबनॉर्मलिटीज़ हो रही हैं, और जिसकी वजह से तुरंत पेशेंट को ट्रीटमेंट मिल जाएगा। अगर आप कार्डिक एंजाइम्स की बात करो, ठीक है, कार्डिक एंजाइम्स होते हैं हमारे पास, ठीक, वो कार्डिक एंजाइम्स तभी सिक्रीट होते हैं जब कोई हार्ट में एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे टाइम पे कार्डिक एंजाइम्स नहीं आते हैं। सिर्फ एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कार्डिक एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। बाकी अगर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की बात कर लो, या फिर आप कोई कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की बात कर लो, हार्ट अटैक की बात कर लो, तो उसमें क्या होगा, पेशेंट को कार्डिक एंजाइम्स आते हैं। स्ट्रेस टेस्ट कर सकते हो आप पेशेंट को। ठीक है, एक ट्रेडमिल होती है, उस ट्रेडमिल पे पेशेंट को दौड़ाते हैं थोड़ा सा,
और उस पर चेक करते हैं पेशेंट की ईसीजी इंटरप्रिटेशन कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं। चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं, हार्ट में किसी भी तरह का एबनॉर्मलिटी है तो उसे देखने के लिए स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़ को, और कार्डिक एंजियोग्राफी कर सकते हैं। एंजियोग्राफी करके तो आप डायरेक्ट पता लगा सकते हो कि कोरोनरी आर्टरी में कहाँ प्रॉब्लम हो रही है और किस तरह की कॉम्प्लिकेशन हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट बहुत सीधा और सिंपल है, दो तरह से है। पहला इमीडिएट मैनेजमेंट है, आपको सबसे पहले आपको पेशेंट को फाउलर्स पोजीशन दे देनी है। ठीक है, फाउलर्स पोजीशन क्या होती है? लंग्स और हार्ट के बीच में प्रेशर ज़्यादा नहीं बनता, जिससे हार्ट को बहुत अच्छे तरीके से पंप करने की सिचुएशन मिल जाती है, जगह मिल जाती है। और दूसरा ये होता है कि लंग्स पे भी ज़्यादा प्रेशर नहीं होता, तो लंग्स भी ब्रीदिंग करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से फंक्शन करते हैं। तो आपको याद रखना है कौन सी पोजीशन देनी है, फाउलर्स पोजीशन देनी है पेशेंट को। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको तुरंत के तुरंत ईसीजी लगानी है, 12 लीड ईसीजी, और फिर पेशेंट को कार्डियक मॉनिटर लगा देने हैं, जिससे कि उसकी हार्ट की रेट रिदम आपको पता चलती रहे। ठीक है, कि टकीकार्डिया हो रहा है, ब्रेडिकार्डिया हो रहा है, किस तरह की कॉम्प्लिकेशन हो रही है पेशेंट में। और पेशेंट को डिस्निया हो रहा है तो O2 आप एज प्रेस्क्राइब दे सकते हो, डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया होगा, और नाइट्रोग्लिसरीन पेशेंट को देना है जैसा भी डॉक्टर ने जितनी डोज प्रेस्क्राइब की है उतना। तो ये तो आपका हो गया इमीडिएट मैनेजमेंट, जैसे ही आपका पेशेंट हॉस्पिटल में आता है तब। बस एक क्लासिकल बात याद रखना, 12 लीड ईसीजी आपको करनी है विद इन 10 मिनट्स, फाउलर्स पोजीशन देनी है पेशेंट को, और कार्डिक रिदम चेक करने के लिए कार्डिक मॉनिटर देना है पेशेंट को। फिर है पेशेंट्स इंस्ट्रक्शन एट होम। अगर कोई पेशेंट ऐसा है जिसको कभी भी प्रॉब्लम हो जाती हैं तो घर पे जाने के लिए उसको क्या क्या इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, अगर उसे चेस्ट पेन होता है तो हम उसे बोलेंगे कि आप रेस्ट करो और नाइट्रोग्लिसरीन लो। कैसे कैसे लेना है उसका प्रोसेस कुछ इस तरह से है कि अगर चेस्ट पेन रिलीव्ड नहीं होता है रेस्ट से, तो पेशेंट को एडवाइस करना है कि फर्स्ट डोज नाइट्रोग्लिसरीन आप ले लो। ठीक है, एक डोज आप ले लो। अगर उसके बाद में पेशेंट को तब भी चेस्ट पेन रिलीव नहीं हो रहा है तो सेकेंड डोज लेनी है नाइट्रोग्लिसरीन की, कब? 5 मिनट के बाद। ठीक है, और उसके बाद भी अगर पेशेंट को पेन रिलीव नहीं हो रहा है सेकेंड डोज से भी, तो 5 मिनट बाद थर्ड डोज भी पेशेंट को हम नाइट्रोग्लिसरीन लेने के लिए बोलेंगे। लेकिन अगर तब भी पेशेंट को पेन कंटिन्यू होता जा रहा है और थर्ड डोज से भी ठीक नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, पेशेंट को नियर बाई हॉस्पिटल के लिए एडवाइस करेंगे कि अब पेशेंट को हॉस्पिटल लेकर आओ, ट्रीटमेंट प्रॉपर होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है फर्स्ट डोज देनी है, फर्स्ट डोज 5 मिनट बाद सेकेंड डोज, सेकेंड डोज के बाद 5 मिनट बाद 3 डोज, और थर्ड डोज के बाद भी ठीक ना हो तो इंतज़ार नहीं करना है, हॉस्पिटल लेके आना है। ठीक है, नेक्स्ट है नर्सिंग डायग्नोसिस। आखिर क्या क्या नर्सिंग डायग्नोसिस हो सकते हैं किसी पेशेंट को जिसको एंजाइना पेक्टोरिस हो रहे हैं। ये नर्सिंग डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लिख लेना, याद रखना। मोस्ट ऑफ हार्ट कंडीशन में ये ऐड हो जाते हैं, ध्यान रखना। सबसे पहला एक्यूट चेस्ट पेन रिलेटेड टू मायोकार्डियल इस्चीमिया एज एविडेंस बाय सीवियर चेस्ट पेन एंड टाइटनेस। ठीक है, पेशेंट को पेन हो रहा है मायोकार्डियल इस्चीमिया, डिक्रीज ब्लड सप्लाई होने की वजह से, और किस चीज़ से एविडेंस हो रहा है? सीवियर चेस्ट पेन और टाइटनेस, बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन हो रहा है, टाइटनेस फील हो रही है। दूसरा है इनफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू मायोकार्डियल इंजरी एज एविडेंस बाय डिस्निया एंड डिक्रीज्ड बीपी। इनफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन समझ रहे हो? टिश्यू यानी कि जो मायोकार्डियल लेयर है उसकी टिश्यूज, उसकी सेल्स में ऑक्सीजन नहीं जा रहा है प्रॉपर, जिसकी वजह से हमें क्या हो रहा है, मायोकार्डियल इंजरी की वजह से ऐसा हुआ है। और पेशेंट को क्या हो रहा है? डिस्निया हो रहा है, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो रही है, डिक्रीज हो रहा है बीपी, अब हार्ट काम नहीं कर रहा है, ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है, लंग्स फंक्शन नहीं कर रहे हैं, तो पेशेंट को डिक्रीज बीपी हो जाएगा और डिस्निया हो जाएगा। एंग्जाइटी होगी पेशेंट को रिलेटेड टू परसीव्ड और एक्चुअल थ्रेट ऑफ डेथ। पेशेंट को इतनी सडन पेन होगा उसे लगेगा अब तो जान जाने वाली है। ठीक है, या पेन है, या पॉसिबल लाइफस्टाइल चेंजेस भी हो सकते हैं, रेस्टलेसनेस हो सकती है पेशेंट को। पेशेंट कैसे पता चलेगा ये सब चीज़? जब पेशेंट बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा, मैडम अब क्या मैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में आने वाला हूँ, क्या अब मेरी सर्जरी करनी पड़ेगी, क्या मुझे हार्ट अटैक आने वाला है, क्या मुझे ये दवा लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, ऐसे बहुत तरह के वो क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि पेशेंट को क्या डायग्नोसिस बन रहा है, अब एंग्जाइटी हो रही है बहुत ज़्यादा। एक्टिविटी टॉलरेंस रिलेटेड टू फटीग सेकेंडरी टू डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, पुअर लंग एंड टिश्यू परफ्यूजन एज मैनिफेस्टेड बाय इंक्रीज हार्ट रेट। एक्टिविटी इंटॉलरेंस, पेशेंट को आप कोई काम वाम करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, वो एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है, क्यों? तो बहुत थकान हो रही है, किसकी वजह से? डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। भाई साहब
थकान तो होगी ही पेशेंट को, जब उसको पूरी तरह से ब्लड सप्लाई ही नहीं मिल रही है हर सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, सेल्स को ग्लूकोज नहीं मिल रही है, तो कहाँ से एनर्जी आएगी फंक्शन करने के लिए। तो इस तरह से। दूसरा है पुअर लंग्स एंड टिश्यू परफ्यूजन। अब लंग्स के पास क्या फंक्शन है लंग्स का, टिश्यू में ब्लड का परफ्यूज़न करना, जैसे कि ऑक्सीजन जो उसने ब्रीथ करके लिया है उसे ब्लड में शिफ्ट कर देना और फिर ब्लड से सेल्स में पहुंच जाना। ये प्रोसेस नॉर्मली होता है। ब्लड ही नहीं आ रहा है हार्ट की तरफ से, तो फिर कहाँ से परफ्यूज़न होगा और कहाँ से ये जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाएगा। हार्ट रेट क्यों इंक्रीज़ होगा, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, हार्ट सोचेगा बहुत जल्दी जल्दी फंक्शन करके ये डिमांड को फुलफ़िल कर दिया जाए। नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट। ठीक है, नर्सिंग मैनेजमेंट में हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। सबसे पहले इवैल्यूएट चेस्ट पेन, ठीक है, उसका लोकेशन क्या है वो देखना है हमें, ठीक है, जिससे कि हमसे ट्रीट कर सकें और फर्दर इस्कीमिया ना हो। तो सबसे पहला काम आपका क्या है, पेशेंट का चेस्ट पेन देखना है और बेड रेस्ट देना है पेशेंट को, फाउलर्स पोजीशन देनी है, जिससे कि जो मसल्स हैं चेस्ट की वो क्या हो जाए, रिलैक्स हो जाएं। मॉनिटर करने हैं वाइटल साइंस एवरी 5 मिनट्स पे ऑन ईच अटैक। ठीक है, इफेक्टिवनेस ऑफ द केयर गिवन जो भी है वो आपको देखने के लिए हर 5 मिनट में पेशेंट को मॉनिटर करते रहना। जिससे बेटर है कार्डिक मॉनिटर पे लगा दो पेशेंट को, ईसीजी लगा दो, आपको दिखता रहेगा कि पेशेंट में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, और साथ के साथ बीपी वगैरह चेक करते रहो। ठीक है, फिर उसके बाद में मॉनिटर फ्लूइड बैलेंस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्यों, क्योंकि पेशेंट की बॉडी में ब्लड सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही है, तो इसकी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, उसके इनटेक आउटपुट को चेक करो, डेली वेट को चेक करो, रीनल फंक्शन, क्योंकि किडनी को भी ब्लड नहीं आएगा तो रीनल फंक्शन भी चेंज हो जाएगा। और ऑब्जर्व करना है फ्लूइड रिटेंशन, अगर बॉडी में फ्लूइड रिटेन हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, वो भी चेक करना है। फ्लूइड कम हो रहा है तो फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन होगा, फ्लूइड रिटेन हो रहा है तो बॉडी से फ्लूइड निकाला जाएगा। ठीक है, पेशेंट को वो इन्फॉर्मेशन देनी है, प्रोवाइड फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कंसर्निंग डिजीज़ प्रोसेस टू डिक्रीज फियर ऑफ अननोन। जितनी भी उसके डाउट्स हैं उसको फैक्ट से रिलेटेड आंसर देने हैं, कोई फॉल्स आंसर्स नहीं देने हैं पेशेंट को, जिससे कि उसके माइंड में गलत इंप्रेशन बन जाए, गलत चीज़ों के लिए वो डर जाए। जो भी मेडिसिन हैं पेशेंट को एडमिनिस्टर करना है, प्रेस्क्राइब मेडिसिन टू रिलीव पेन, इस्चीमिया और डिक्रीज़ करने के लिए एंजाइटी। कौन सी, मैंने अभी आपको बताया है, नाइट्रोग्लिसरीन, जो क्या करती है, डायलेट कर देती है कोरोनरी आर्टरीज़ को, और जिसकी वजह से जब डायलेशन होगा तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड आएगा, उसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड आएगा तो क्या हो जाएगा, आपके ब्लड सप्लाई किसको, मायोकार्डियम को ज़्यादा पहुंचेगी, तो ज़्यादा ब्लड सप्लाई जाएगी तो ज़्यादा ऑक्सीजन भी जाएगा और फिर हार्ट प्रॉपर फंक्शन करना स्टार्ट करेगा। थैंक यू। ये था आपका एंजाइना पेक्टोरिस। कोई डाउट है तो आप लोग क्वेश्चंस मुझे पर्सनली टेक्स्ट कर सकते हो, मैं आपको आंसर करूँगा। लेकिन आपकी शर्त ये है कि आपको पहले पीपीटी से नोट्स लिखने हैं, नोट्स लिखने के बाद में वीडियो देख के आपको समझना है। थैंक यू सो मच।